Hello, myself Dr. Kaustubh, and I'm a pediatric neurologist and development specialist working in Thane and associated with the Butterfly Learning. Today we will talk about or discuss about a specialized learning disorder or the specific learning disorder जिसे हम बच्चों के पढ़ाई में दिक्कत के बारे में जो भी चीजें होती है, जो दिक्कतें होती है, उनके कारण और उसके रिलेटेड जो भी चीजें होती है, कौन कौन से प्रकार की चीजें बच्चे के पढ़ाई में दिक्कत लाती है, बाधाएं लाती है, तो उसके बारे में आज हम बात करेंगे। तो मैं शेयर स्क्रीन करता हूँ। सबको स्क्रीन दिख रही है? Yes. एक मिनट। F5. Full screen. Okay. Today we will discuss about learning disability. So learning disability is a group of condition wherein there is a deficit in processing language, whether it is spoken or written, that may manifest itself as a difficult to comprehend, speak, read, write, spell, or to do mathematical calculation. It includes conditions such as a perceptual disability, dyslexia, dysgraphia, dyscalculia और dyspraxia. ये सब चीजें क्या है मैं आपको बताता हूँ। अभी आपको 30 सेकंड देते हैं। ये चीज क्या है आप पढ़ के, excuse me. ये चीज क्या है आप 30 सेकंड में पढ़ के बताइए। Okay, so you may find this hard to read. Imagine if everything look like this, everything you are reading look like this. So ये जो चीज है इसे हम डिसलेक्सिया कहते हैं। जब भी कोई वर्ड समझना होगा, कोई वर्ड जब भी बच्चा कोई वर्ड सीखता है, कोई वर्ड किसी जैसे YOU, इस चीज को बोला जाता है यू, इस वर्ड को बोला जाएगा यू, बट ये शब्द को अगर हम अलग से देखते हैं, जैसे YO और U अलग से हम देखते हैं, तब ये चीज हमें अलग से दिखाई देती है। तो ये दिक्कत उन बच्चों में होती है जो बच्चे इन चीज को एक साथ नहीं समझ पाते हैं, जिसे हम डिसलेक्सिया कहते हैं। तो डिसलेक्सिया क्या होता है? तो डिसलेक्सिया एक रीडिंग प्रॉब्लम रहता है। तो इट्स अ रीडिंग डिसेबिलिटी। इट रिफ्लेक्ट अ स्पेसिफिक प्रॉब्लम इन प्रोसेसिंग इंडिविजुअल स्पीच साउंड इन वर्ड्स, जिसे हम फिनोम कहते हैं, जिसे हम फोनीम कहते हैं। तो फोनीम में क्या होता है? जो भी एक वर्ड का एक साउंड होता है, बच्चे उस साउंड को बराबर से यूज नहीं कर पाते हैं, जिसके कारण पढ़ने में दिक्कतें आती है। तो ये पढ़ने की दिक्कत जिसे हम डिसलेक्सिया कहते हैं। अभी जो हमने
आपको एक पीपीटी एक जो हमने एक स्लाइड दिखाई जहाँ पे हर वर्ड का एक डिफरेंशिएशन दिख रहा था, हर एक वर्ड स्प्लिट दिख रहा था। ये नॉर्मली बच्चों में जो डिस्लेक्सिया के बच्चे हैं वो रीड करने में दिक्कत इसलिए पाते हैं क्योंकि वो वर्ड को बराबर से एक फोनीम करके नहीं कैन बी ऑल्सो प्रॉब्लम विद holding sounds in sequence in short-term memory and the sounds with a new word and mind enough to recognize. Normally कोई भी चीज लर्निंग के लिए हमें उन चीज को समझना जरूरी है और एक वर्किंग मेमोरी जब होती है इन चीजों को समझने के लिए, जैसे अभी मैंने बताया आपको कि YOU वर्ड को समझने के लिए उसका जो फोनीम है, उसका जो साउंड है वो भी मुझे समझना होगा। जो इस दिक्कत में हम नहीं समझ बच्चे जो इस दिक्कत के बच्चे होते हैं वो नहीं समझ पाते हैं, जिसके कारण वो इस चीज इसको मेमोरी में होल्ड नहीं कर पाते हैं, इस कारण वो पढ़ नहीं पाते हैं। जैसे आपने एक मूवी देखी होगी तारे ज़मीं पे, जिसमें दरअसल सफारी का जो कैरेक्टर दिखाया गया है उसको यही दिक्कत थी, जिसमें वर्ड को वो बराबर देख नहीं पाता था, उन वर्ड को बराबर असेंबल नहीं कर पाता था। तो ये दिक्कत रीडिंग प्रॉब्लम होती है। नॉर्मली ये जेनेटिक रहती है बहुत बार, जैसे जिन बच्चों में ये प्रॉब्लम है उनके आइदर पेरेंट्स में होगी या सिबलिंग में होती है। तो ये जेनेटिक प्रॉब्लम ज्यादा है एज कम्पेयर टू कोई ऑर्गेनिक प्रॉब्लम। अब इस फोटो को आप देखिए, इसमें जो बच्चे ने ये सब चीजें लिखी है उसमें आपको बहुत सारी चीजें दिखाई देगी। जैसे एक वर्ड को सेपरेटली नहीं लिखा गया है, बीच में स्पेस बराबर से नहीं दिया गया है। जैसे जो भी वर्ड है कम और ज्यादा साइज के, अलग अलग साइज के लिखे गए हैं। तो ये दिक्कत जो होती है हम इसे डिस्ग्राफिया कहते हैं। डिस्ग्राफिया का मतलब होता है कि बच्चा बराबर से लिख नहीं पाना, राइटिंग प्रॉब्लम जिसे हम कहते हैं। तो डिस्ग्राफिया जो रहता है, इट्स अ इम्पेयरमेंट इन अ रिटन एग्रेशन which affects the ability to write primarily handwriting and but also coherence। तो अभी आप जो राइट साइड में देख रहे हैं, तो ये जो सेंटेंस लिखा गया है ये एक लाइन पे नहीं लिखा गया है, ये लाइन से डिरेल हुआ है। तो इस दिक्कत में, जिसे हम डिस्ग्राफिया कहते हैं, कि हम जो इस दिक्कत से बच्चे होते हैं वो ये चीज बराबर से नहीं लिख पाते। तो क्या क्या चीजें वो नहीं कर पाते हैं, जैसे कंसेप्ट ऑफ स्पेसिंग नहीं रहता है, दो वर्ड में एक स्पेस रहना चाहिए वो नहीं होता है। तो हमें दो अलग अलग वर्ड का स्पेसिंग नहीं होने के कारण वो एक ही दिखाई देते हैं। इनकंसिस्टेंट ऑफ केस यूज और ट्रबल इन राइटिंग ऑन अ लाइन, वो लाइन पे नहीं लिख पाते, वो डिरेल होते हैं। और जैसे वो लिखते हैं बहुत जोर से लिखने की कोशिश करते हैं और उसके वजह से ये राइटिंग पेनफुल होती है। और बहुत बार इस वजह से बहुत बार इरेजर का यूज करते हैं। तो जो बच्चे बहुत बार मिटाते हैं चीजें या बहुत बार इरेजर का यूज करते हैं, उनमें हम ये चीज की, ये दिक्कत की हम जो भी मात्रा है वो देखते हैं कि बराबर से ये सब चीजें बच्चा कर पा रहा है क्या, बराबर से लाइन में रख पा रहा है क्या वर्ड, और दो वर्ड में बराबर से स्पेसिंग है क्या। तो इन चीजों के रेड फ्लैग्स क्या होते हैं, कब हम समझेंगे कि ये दिक्कत है हमारे बच्चे को। तो पुअर लीजिबिलिटी, एक्सेसिव यूज ऑफ इरेजर का बहुत ज्यादा यूज करना, लाइन का मिसयूज करना, मार्जिन, जैसे अभी हमने देखा कि एक लाइन पे हम नहीं मतलब बच्चे नहीं लिख पाते, जो डिरेल होते रहते हैं। पुअर स्पेशल प्लानिंग ऑन पेपर, बराबर से पेपर पे प्लानिंग नहीं कर पाते हैं। हेवीली डिपेंड्स ऑन द विजन टू राइट, इरेगुलर लेटर साइज एंड शेप, जैसे हमने देखा कि अलग अलग साइज के लेटर थे, अलग अलग केस के लेटर थे, जैसे कुछ अपर केस था, कुछ लोअर केस था। बहुत इनअटेंटिवनेस रहता है, हाइपर एक्टिविटी ज्यादा रहती है और वो ज्यादा अटेंटिव नहीं रह पाते हैं। फ्रीक्वेंट रिलायंस ऑन द वर्बल क्यू, उनको वर्बल क्यू की बहुत जरूरत लगती है। डिफिकल्टी इन विजुअलाइजिंग द लेटर फॉर्मेशन, जब भी कोई लेटर हम लिखते हैं तो उसके पहले हमारे मन में विजुअलाइजेशन होता है, तब हम बराबर से लिख पाते हैं। ये नहीं हो पाना इस दिक्कत की आशंका बताता है। स्विचिंग बिटवीन द कर्सिव एंड प्रिंट लेटर, जो अलग अलग जो प्रिंट और कर्सिव लेटर रहते हैं वो दोनों एक ही सेंटेंस में यूज करते हैं, जो नहीं करा जाना चाहिए। स्लो राइटिंग, बहुत बच्चे कॉपी जो करते हैं ब्लैक बोर्ड से या फिर जो भी चीज उनको कॉपी करने दी है बहुत स्लो होते हैं कॉपी करने में, तो वो भी एक रीजन होता है। डिस्ग्राफिया पहचाना जा सकता है जिस जगह से। और इनकंसिस्टेंट फॉर्म एंड साइज ऑफ लेटर एंड अनफिनिश्ड लेटर, तो ये सब चीजें हमें बताती है कि दिस आर द रेड फ्लैग्स फॉर डिस्ग्राफिया, मतलब बराबर से नहीं लिख पाना कोई भी चीज के लिए। रिवर्सल रिमेंडेशन, ये रिवर्सल रिमेंडेशन कुछ बच्चों में होता है जिसके कई कारण होते हैं, न्यूरोलॉजिकल कारण होते हैं, कुछ नॉर्मल लर्निंग रिलेटेड भी कारण रहते हैं। इसमें बच्चा हर चीज को मिरर इमेज करके देखता है, तो जिसमें
डी के बजाय बी लिख देगा, पी के बजाय क्यू लिख देगा, नो के बजाय ऑन लिख देगा। तो ऐसे ये मिरर राइटिंग बहुत बार होती है, जिसके बहुत सारे कारण होते हैं, जैसे विजुअल स्पेशियल रिलेशन, विजुअल मेमोरी इश्यूज, विजुअल सिक्वेंशियल मेमोरी। ये सब चीजें जो रहती है, जो विजन के रिलेटेड जो प्रॉब्लम रहते हैं, उनके वजह से होती है। इनके और कारण हम आगे के स्लाइड्स में भी देखेंगे कि क्यों ये दिक्कतें बच्चों में कॉमनली होती है। उसके बाद में है डिसकैलकुलिया। ये जो तीसरी चीज है डिसकैलकुलिया, इन चीज में बच्चा बराबर से गणित जैसा सब्जेक्ट नहीं कर पाना। तो बहुत सारी चीजें बेसिक वाइज में इनमें दिक्कतें होती है, जैसे कौन सा अंक बड़ा है, कौन सा अंक छोटा है, इसका ज्ञान नहीं होना। सिक्वेंशियल अंक क्या है, बेसिक जो प्लस एंड माइनस है वो नहीं कर पाना। ये चीजें बताती है कि बच्चे को डिसकैलकुलिया हो सकता है। तो डिसकैलकुलिया इज अ स्पेसिफिक परसिस्टेंट डिफिकल्टी इन नंबर्स व्हिच कैन लीड टू द डाइवर्स रेंज ऑफ डिफिकल्टी इन मैथमेटिक्स। ओके, जो डिफिकल्टी अभी आपको मैंने बताई कि बच्चे बहुत बार दो अलग अलग डिजिट का डिफरेंस और मैग्नीट्यूड नहीं पता कर पाते कि एक बड़ा है या 10 बड़ा है। तो ये डिफिकल्टी डिसकैलकुलिया में होती है। बहुत बार उनकी फ्लुएंसी बराबर से नंबर में नहीं होती कि अगर हमें 1 से 10 बोलना है तो बराबर से नहीं बोल पाएंगे। कोई एक अलग अंक बीच में ऐड कर देंगे या कोई अलग अंक उस रेंज में ऐड कर देंगे। सिंपल 1 डिजिट जो भी प्रोसेस होती है, जो हम सिर्फ बिना लिखे जो सॉल्व कर सकते हैं, वो नहीं कर पाना है। और वर्किंग मेमोरी में प्रॉब्लम होना, बहुत बार ये सब जो चीजें हैं जो हम लर्निंग डिसेबिलिटी में सोचते हैं, इसमें वर्किंग मेमोरी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो बहुत सारी दिक्कतें होती है जो हमारी वर्किंग मेमोरी अफेक्ट करती है ब्रेन में, तो वो बच्चे को ये दिक्कतें कराती है। बहुत बार जब भी बच्चे को ये दिक्कतें होती है, जैसे पुअर एकेडमिक परफॉर्मेंस, जैसे स्कूल से बताया जाता है, या फिर हमें बहुत सारी चीजें ऐसे समझती है कि बच्चा लिखने में पढ़ने में बराबर से नहीं कर पा रहा है उसकी एज के अनुसार, तब हम बहुत बार चीजों को सुलझा के समझने की कोशिश करते हैं, जिसमें 2 चीजें होती है कि बच्चे को बराबर से एडुकेट स्कूलिंग हुआ है कि नहीं हुआ है। अगर स्कूलिंग हुआ है बराबर से, जो ये एकेडमिक परफॉर्मेंस का प्रॉब्लम है वो रिसेंट ऑनसेट है या ये पहले से दिक्कत है। अगर ये पहले से दिक्कत है तो हम बच्चे का डेवलपमेंटल डिले है क्या देखते हैं, बच्चा डेवलपमेंटली बराबर ग्रो हुआ कि नहीं देखते हैं। अगर बच्चा बराबर से डेवलपमेंट नहीं हुआ है, अगर बहुत 2 से ज्यादा डोमेन में उसे इश्यू है, जैसे हम ग्रॉस मोटर, फाइन मोटर, ऐसे अलग अलग डोमेन सोचते हैं जिसमें बच्चे को दिक्कत होती है, जैसे फाइन मोटर के जो प्रॉब्लम होते हैं बच्चों के, उनमें बच्चा लिख नहीं पाता है। वैसे अगर 2 से ज्यादा डोमेन अगर डेवलपमेंट के इन्वॉल्व हो जाते हैं तो हम उसे ग्लोबल डेवलपमेंटल डिले कहते हैं। ऐसे दिक्कतों में बच्चा बराबर से कोप अप नहीं कर पाता है, उसका जो इंटेलिजेंस भी होता है वो बॉर्डर लाइन होता है, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी होती है। तो ऐसे बच्चे स्कूलिंग में बराबर परफॉर्म नहीं कर सकते हैं। दूसरी चीज जिनमें डेवलपमेंटल डिले नहीं होता है, स्पेसिफिक लैंग्वेज डिले होता है कि जैसे सिर्फ लैंग्वेज का ही प्रॉब्लम है, हम उन बच्चों में कम्युनिकेशन और रिपीटेटिव बिहेवियर भी देखते हैं, जो हमें कॉमनली ऑटिज्म या ऑटिज्म जैसी चीज है, जैसे हमें ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर कहते हैं, उनमें ये दिक्कतें होती है कि बच्चा एक जगह बैठ नहीं पाता है, बच्चा बराबर से कम्युनिकेट नहीं कर पाता है और बच्चे को स्पीच डिले भी होता है। तो ऐसे बच्चे बहुत बार पढ़ाई लिखाई में उनको दिक्कत होती है। और दूसरी चीज, ऐसे बच्चों को अगर हम हाल ही में देखते हैं कि रिसेंट ऑनसेट इन्हें एकेडमिक परफॉर्मेंस में प्रॉब्लम आ रही है, तो हम 3 मेजर चीजें देखते हैं। पहली चीज होती है एनवायरमेंटल फैक्टर, जिसमें बच्चे की बुलिंग हो रही है क्या, उसे परेशान किया जा रहा है क्या, फैमिली में डिसफंक्शन है क्या, मेजर फैमिली चेंजेस हो रहे हैं क्या, बर्थ ऑफ सिबलिंग है, डेथ है, डाइवोर्स है, रीमैरेजेस है, तो ये चीजें हो रही है क्या। ये इन चीजों का बच्चे की साइकोलॉजी पे असर होता है, जिसमें बच्चा ये पढ़ाई में लिखाई में बराबर से ध्यान नहीं दे पाता है। दूसरी चीज होती है मेडिकल हिस्ट्री। तो मेडिकल हिस्ट्री जो रहती है, जिसमें क्रोनिक मेडिकल प्रॉब्लम जो भी है, जैसे अस्थमा रहा, थैलेसीमिया रहा, डायबिटीज रहा, ऐसे दिक्कतों में बच्चे की ब्रेन ग्रोथ में हेल्प, बच्चे की जो ब्रेन ग्रोथ होने वाली होती है वो बाकी के ऑर्गन की तरफ डाइवर्ट होती है, जिसके कारण बच्चा बराबर से परफॉर्म नहीं कर पाता है। और जिस बच्चों में विजन का प्रॉब्लम है, हियरिंग का प्रॉब्लम है, एपिलेप्सी है, जैसे फिट्स आना जिसे बोलते हैं,
ऐसे बच्चों में ये दिक्कत होना बहुत कॉमन है। तीसरी जो चीज है जिसमें हम साइकेट्रिक हिस्ट्री कहते हैं कि साइकेट्रिक प्रॉब्लम कुछ है क्या, जिसमें डिप्रेशन हो सकता है, एडीएचडी हो सकता है, अपोजिशनल डेफिशिएंट डिसऑर्डर हो सकते हैं या कंडक्ट डिसऑर्डर होते हैं। ये डिसऑर्डर जो रहते हैं ये बच्चे के बिहेवियरल इश्यूज और बच्चा एक जगह नहीं बैठना, इन चीजों से हमें पता चलते हैं। तो ये कॉमन कारण है जिसमें बच्चों को लर्निंग डिसेबिलिटी होने की बहुत गुंजाइश रहती है। अभी हम लास्ट पार्ट पे जाएंगे जहां पे हम रेड फ्लैग्स क्या हो सकते हैं प्राइमरी, मिड स्कूल एंड हाई स्कूल के बच्चों में, जो हम नोटिस करके इवैल्यूएशन के लिए नियरेस्ट सेंटर के लिए भेज सकते हैं, जहां पे हम इन चीजों में बच्चे को ये दिक्कतें है क्या और बच्चे को किस प्रकार से ये हेल्प की जा सकती है उसके एकेडमिक परफॉर्मेंस में और इन जनरल उसके बीमारी, जो भी बीमारी है जिसके कारण ये सब चीजें हो रही है, उसमें हेल्प की जा सकती है। जैसे ये रेड फ्लैग्स इन चिल्ड्रन विद प्राइमरी स्कूल, जो प्राइमरी स्कूल के बच्चे हैं उनमें स्पीच डिफिकल्टी है क्या, स्पीच डिले है क्या, बच्चा एक जगह पे नहीं बैठ रहा है क्या, पुअर पेंसिल ग्राफ्स है क्या, ग्राफ बराबर से नहीं हो पा रहा है, फाइन मोटर इशू है क्या, रिलक्टेंस टू अवॉइड ड्रॉ और कलर, बच्चा बराबर से कलर या ड्रॉ नहीं कर पा रहा है, इनकम्प्लीट क्लास वर्क, होमवर्क, गेसिंग एट वर्ड व्हेन रीडिंग, ऐसी कोई दिक्कत हो रही है क्या, स्पेलिंग एरर है क्या, स्पीच कैसा है, फ्लुएंट है नहीं है, लैक ऑफ क्लियरिटी इन बेसिक अरिथमेटिक फंक्शन प्लस एंड माइनस, इनमें दिक्कतें है क्या, चेंज इन बिहेवियर बिफोर एंड आफ्टर स्पेसिफिक लर्निंग टास्क, अगर कुछ ऐसी दिक्कतें है क्या, या स्कूल नहीं जाना चाहता है या स्कूल नहीं जाने की कोशिश कर रहा है, ऐसी दिक्कत हो रही है क्या, ये रेड फ्लैग्स है प्राइमरी स्कूल के लिए। फिर मिडिल स्कूल के लिए पुअर कंसंट्रेशन, बच्चा बराबर से कंसंट्रेट नहीं कर पा रहा है, बच्चा प्रॉब्लम सॉल्विंग और इन चीजों में बराबर से ग्रेड नहीं ला पा रहा है, इमोशनल और बिहेवियरल कुछ प्रॉब्लम हो रहे हैं क्या एकेडमिक कंटेक्स्ट में, तो वो देखा जाता है। उन्हें चीजें ध्यान रखने में, जो भी पढ़ा जाता है वो कितनी ध्यान रहे, इसमें डिफिकल्टी हो रही है क्या, रिटर्न कंटेंट को ऑर्गेनाइज करने में, मतलब जो भी लिखा है जो बराबर से लाइन में आना चाहिए, इसमें डिफिकल्टी हो रही है क्या, टाइम मैनेजमेंट में, या फिर कोई भी लर्निंग टास्क है उसको अगर प्रॉपर टाइम में नहीं कर पाने की दिक्कत हो रही है क्या, वो भी हमें रेड फ्लैग्स माना जाता है मिडिल स्कूल में। और इनफेक्टिव लर्निंग स्ट्रेटेजी, अगर बराबर से उसे जो चीज दिक्कत है वो नहीं बराबर से कोप अप हो पा रही है तो ये दिक्कत और बढ़ सकती है, और असेसमेंट और इन चीजों को कॉपिंग करने में दिक्कत हो रही है क्या, तो ये भी रेड फ्लैग्स है मिडिल स्कूल में। और हाई स्कूल में इमोशनल और बिहेवियरल डिफिकल्टी है क्या, डिसइंटरेस्ट इन अटेंडिंग स्कूल, स्कूल रिफ्यूजल है क्या, इनकम्प्लीट नोट है क्या, अगर वो बराबर से लिख नहीं पा रहा, चीजें कंप्लीट नहीं कर पा रहा है और चीजों को टाला जा रहा है, कोई भी काम को जैसे जो रिटर्न वर्क रहता है, होमवर्क रहता है, वो बार बार टालने की कोशिश कर रहा है क्या, ये कुछ रेड फ्लैग्स है इन दिक्कतों में। इलिजिबल राइटिंग, जो डिस्ग्राफिया, अभी आपको मैंने एक फोटो दिखाया जहाँ पे बराबर से लिखा नहीं गया था, जो इलिजिबल राइटिंग जिसे कहते हैं, तो वैसी दिक्कत हो रही है क्या, ऑर्गेनाइज वर्क करने में डिफिकल्टी हो रही है क्या, और बाकी जो एडेप्टेशन होता है इमोशनल और सोशल, वो स्कूल में नहीं हो पा रहा है क्या, ये सब जब दिक्कतें होती है तब हम इसे रेड फ्लैग कहते हैं। और इसकी जो भी रेड फ्लैग जब हम कुछ नोटिस करते हैं तो वो हमें नियरेस्ट न्यूरोलॉजिस्ट या थेरेपी सेंटर जैसे बटरफ्लाई है वहां पे हमें नोटिफाई कराना है, जिससे बच्चे को ये चीज क्या है, उससे हम क्या कर सकते हैं, इसके पीछे कोई कारण है क्या जो ये दिक्कत बहुत ज्यादा बढ़ा रहा है, इसके बारे में हम पूरा असेसमेंट कर सकते हैं और इसकी ट्रीटमेंट भी कर सकते हैं, जिससे बच्चा अपने पढ़ाई लिखाई में बहुत अच्छा इम्प्रूव हो जाए। थैंक यू वेरी मच। अभी आप जो भी क्वेश्चंस है वो पूछ सकते हो वन बाय वन। श्वेता, आप कुछ पूछना चाहते हैं? हाँ बोलिए। हेलो।
हेलो श्वेता जी, आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं? किसी और को क्वेश्चन पूछना है क्या कोई? नीलम, आपने हैंड रेज किया है, आपका कोई क्वेश्चन है? हेलो। हेलो, हाँ बोलिए। ऐसे ऐसी सिचुएशन में हम लोग घर में बच्चों के साथ कैसे कर सकते हैं, मतलब पढ़ाई लिखाई के लिए जो भी डिले हुआ है 1 साल, मतलब मैंने उसको नहीं किया क्योंकि वो बोल नहीं पा रहा था, तो मुझे खुद को क्वेश्चन था कि उसको एडमिशन दिलाया जाए या नहीं दिलाया जाए। ये बार मैंने उसको नर्सरी में एडमिशन दिलाया, लेकिन घर में उसके साथ क्या क्या प्रिकॉशंस या फिर कैसे उससे करवा सकते हैं हम लोग ये पढ़ाई लिखाई की, मतलब जैसे इसका जो उत्तर है वो बहुत डिफरेंट हो सकता है, क्योंकि बच्चे को क्या दिक्कत है उसके अनुसार हम बता सकते हैं कि हम क्या कर सकते हैं। मतलब अगर हम स्पीच डिले की बात कर रहे हैं, हम हाइपर एक्टिविटी की बात कर रहे हैं या ऑटिज्म की बात कर रहे हैं, तो अगर ऑटिज्म रहता है तो उनका कोप अप होना या स्पीच आना, अगर स्पीच ही नहीं है तो हम बहुत सारी चीजों के लिए आगे नहीं जा सकते। तो पहले स्पीच आना इम्पोर्टेंट है, उसके बाद में उसके पढ़ाई में जो भी चीजें हैं, लर्निंग की जो भी चीज, मतलब जो हमें मतलब अगर समझो आपका बच्चा 3 साल का है, 4 साल का है, अगर स्पीच नहीं है तो हम नॉर्मल 4 साल के बच्चों के साथ उसे कंपेयर नहीं कर पाएंगे फॉर हिज लर्निंग एबिलिटी। तो हमें पहले स्पीच लाना जरूरी है, जो हम थेरेपी के थ्रू लाते हैं। तो उसके लिए हमें कारण भी पता होना जरूरी है। जैसे अगर स्पीच सिर्फ हियरिंग इशू की वजह से है तो हम हियरिंग इम्पेयरमेंट की ट्रीटमेंट करके या हेयरिंग इशू को सॉल्व करके हम चीजों को नॉर्मल करने की कोशिश करते हैं। बट अगर स्पीच का इशू अगर ऑटिज्म की वजह से है या कोई और दिक्कत की वजह से है, तब हम पहले स्पीच लाते हैं, फिर उसके बाद में लर्निंग के लिए सोचते हैं। इसलिए हम उस एज के लिए कभी कंपैरेटिव एज, जैसे अगर 4 साल का ऑटिज्म का बच्चा है या 4 साल का हियरिंग इशू का बच्चा है, तो हम पहले उसकी जो दिक्कत है उसे ठीक करके फिर बाद में उसे लर्निंग के लिए जो उसके एज अप्रोप्रिएट चीजें है, तो अगर हम 4 साल से शुरू कर रहे हैं तो हमें पहले से शुरू करना होगा उसके वर्ड रिकॉग्निशन और उन चीजों के लिए। तो ये इसका घर पे क्या कर सकते हैं, इसलिए तो पहले डायग्नोस होना जरूरी है कि बच्चे को क्या दिक्कत है, उसके अकॉर्डिंग उसका हर दिक्कत का अलग टीचिंग स्ट्रेटेजी रहता है। तो जो बच्चे को सिर्फ लर्निंग का इशू है, स्पीच वगैरह सब नॉर्मल है, तब हम उसे स्पीच के लिए मतलब बाकी चीजों के लिए, पढ़ाई के लिए वगैरह अलग से ठीक करते हैं या अलग से ट्रीटमेंट देते हैं। तो इसलिए अगर आपका बच्चे को जो भी दिक्कत है उसका कारण ढूंढना जरूरी है। जैसे अगर ADHD है तो उसका जो कारण होगा तो हमें उसे ठीक करना जरूरी है, उसके बाद में हम लर्निंग इशू पे आते हैं, तो वो पहले ठीक करना जरूरी रहेगा। आपके हिसाब से मैंने तो उसको स्पीच थेरेपी, मतलब ABA का थेरेपी तो मैंने स्टार्ट किया है। उसमें बहुत सारे चेंजेस है वो लड़के में। अभी फिलहाल तो शांत हो गया है घर में, उसका बिहेवियर अभी मतलब नॉर्मल हो गया है। जितना पहले जब इतना स्पीड से भागता था, यहाँ वहां भागता था, अभी वो नहीं कर रहा है। 90% कम है। टोटल कितने वर्ड्स बोल पाता है फिलहाल 4 साल की उम्र पे? अभी तो एक ही वर्ड्स बोल रहा है फिलहाल। तो नॉर्मली उसके एज के लिए हमें, अगर उसके एज के अप्रोप्रिएट अगर देखना होगा, तो 4 साल के बच्चे के लिए सेंटेंस फॉर्मिंग, 3 और 4 वर्ड सेंटेंस फॉर्मिंग, उसके बाद में कोई भी चीज को बता पाना इन अ पैराग्राफ और इन अ स्टोरी टेलिंग फॉर्म, तो ये चीजें हम एक्सपेक्ट करते हैं। तो अभी हम 1 वर्ड पे है, तो जब ये वर्ड वोकैबुलरी ज्यादा बढ़ेगी तब जाके हम उस चीज को आगे सोच पाएंगे। तो फिलहाल तो हमारा ये गोल रहेगा कि उसका वर्ड वोकैबुलरी बढ़े और बाकी जो अदर सिम्टम्स है, हाइपर एक्टिविटी, बिहेवियरल इशू, वो कम हो जाए। तब उसके बाद में जाके, क्योंकि इस दिक्कत में ऐसे होता है मेमोरी बहुत शार्प रहती है, तो दिक्कत समझ, मतलब कोई भी वर्ड याद रखने में या कोई भी चीज समझने में कोई दिक्कत नहीं होती, बट उसे प्रेजेंट कर पाना, उसे सोशलाइज हो पाना, वो डिफिकल्टी होती है। तो हमें पहले वोकैबुलरी बढ़ानी है, उसके साथ सोशलाइजेशन बढ़ाना है, जिससे ये इम्प्रूवमेंट, बच्चे की इम्प्रूवमेंट और हो सकती है, जो उसके टीचिंग के लिए, मतलब
उसका टीचिंग स्ट्रेटेजी ये रहेगा उसकी वर्ड वोकेबलरी बढ़े फॉर नेक्स्ट 6 मंथ टू 1 ईयर। तो उसके बाद में फिर आगे उसे जो पढ़ाई लिखाई है उसके बारे में और हम सोच सकते हैं। ओके ओके, नॉट एन इशू, ठीक है। Okay, so we have a question in the comment section. What measures can we take to correct these problems such as dyslexia, etc.? Okay, just now I told about that कि बहुत बार ये कारण क्या है उसके ऊपर होता है। जैसे हमने अभी एक चार्ट देखा जिसमें बच्चे को क्या कारण हो सकता है, जैसे फैमिली इशू है क्या, जिसकी वजह से एनवायरमेंटल चीजें है, फैमिली इशू है क्या, या फिर दूसरा जो कारण हमने देखा क्रोनिक प्रॉब्लम है क्या, क्रोनिक कोई डिसीजेस है क्या, अस्थमा या कोई और चीज, या फिर एडीएचडी है क्या। बहुत बार ऐसे पाया जाता है कि जो लर्निंग डिसेबिलिटी रहती है वो जो बच्चे रहते हैं जिनमें बराबर से लिख नहीं पाते, जैसे हमने 3 प्रकार देखे अभी, डिसलेक्सिया मतलब बराबर से पढ़ नहीं पाना, डिस्ग्राफिया मतलब बराबर से लिख नहीं पाना, और जो डिसकैल्कुलिया है जो बराबर से कोई भी मतलब जो मैथमेटिकल सॉल्यूशन है वो सॉल्व नहीं कर पाना या बेसिक नंबर का आइडिया नहीं होना। तो ये 3 अलग अलग डोमेन के अलग अलग चीजें हैं, बट बेसिकली हमें ये पाया गया है कि इसका कॉमन जो रीजन है वो बहुत बार अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर जिसे हम एडीएचडी कहते हैं वो दिक्कत हो सकती है, या फिर कोई और भी दिक्कत होती है जिसमें ब्रेन के अलग अलग पार्ट इन्वॉल्व हो, जैसे अभी ईएसडी जिसे हम ऑटिज्म कहते हैं, ये एक दिक्कत है। फैमिली इशू रह सकता है, या फिर कोई और डिप्रेशन करके या बुलिंग करके। तो हमें कारण समझना जरूरी है। हम हर बच्चे को सेम ट्रीटमेंट नहीं दे सकते या नहीं देना चाहिए, क्योंकि बच्चे की ये दिक्कत का जो कारण है उसके अकॉर्डिंग हमें ट्रीटमेंट करनी है। जैसे अगर बच्चे को एडीएचडी है तो हमें उसे बिहेवियरल थेरेपी देना होता है, हमें उसे कोई मेडिसिन की जरूरत है तो मेडिसिन स्टार्ट करना होता है, जिससे बच्चा एक जगह शांत बैठ पाएगा, एक चीज पे कॉन्सेंट्रेट कर पाएगा। अगर बच्चा कॉन्सेंट्रेट कर पाएगा तब जाके चीजें समझ पाएगा। तो इसीलिए कारण जानना बहुत जरूरी है, और बहुत जो भी हम कारण जानते हैं उसको हमें ट्रीट करना है, उसके साथ हमें टीचिंग स्ट्रेटेजी करनी होती है। जैसे अगर हम ऐसे सब बच्चों को जिनको ये दिक्कतें है अगर उनके बारे में सोचा जाए, तो जैसे अभी डिस्ग्राफिया है, डिस्ग्राफिया में दिक्कत क्या होती है कि बच्चा हर मतलब अलग अलग हाइट के या अलग अलग लेंथ के वर्ड लिखता है और बीच में स्पेस नहीं रखता है। तो नॉर्मली हमें क्यूइंग कहते हैं, मतलब टीचर हाथ पकड़ के सिखाना, या फिर उन चीजों को जैसे 2 लाइन में जब हम करसू की बुक लाते हैं तो करसू में जो 4 लाइन होते हैं, या फिर नॉर्मल बुक के जो 2 लाइन है, तो उनमें उनको रिस्ट्रिक्ट कैसे किया जाए, उन्हें बार बार उसे प्रैक्टिस कराई जाती है कि ये रिस्ट्रिक्शन कैसे होता है। बहुत बार जो बच्चे बराबर से लिख नहीं पाते उनमें फाइन मोटर इशू रहता है। फाइन मोटर इशू मतलब हाथों का या उंगलियों का बराबर से यूज नहीं कर पाना। तो ये दिक्कत होने के कारण बच्चा बराबर से ग्रिप नहीं पकड़ पाता। अगर बच्चे को ग्रिप नहीं है तो नॉर्मली हम बड़े पेंसिल से या बड़े जो हमारे ये रहते हैं हाइलाइटर्स वगैरह रहते हैं तो उनसे स्टार्ट करते हैं, क्योंकि बेसिक ये जो ग्रिप होती है जिसे हम पेंसिलोग्राफ्स कहते हैं, तो ये नॉर्मली 1 साल तक बच्चे तक आ जानी चाहिए जो हमें मैच्योर होने के लिए। बट बहुत बार ऐसी दिक्कतों में नहीं होता है, तो वो हमें करने के लिए बेसिक पेंसिल ग्रिप बनाने के लिए हमें बड़े पेंसिल से यूज करना है, फिर छोटे तक जाना है। ये चीजें बार बार करते रहने से हम डिस्ग्राफिया में बच्चे को हेल्प कर सकते हैं। वैसे ही अगर ये प्रॉब्लम का अगर डिसलेक्सिया है, नॉर्मली हम अगर बहुत बार जब भी बच्चे रीडिंग कर पाते हैं जो नॉर्मल स्कूलिंग होता है, तो बहुत बार ऐसे किया जाता है कि बच्चे को उठा के पढ़ने के लिए बोला जाता है, तो वो बच्चा बराबर से पढ़ रहा है नहीं पढ़ रहा है, इससे बहुत बार हमें पता चल जाता है कि इसे पढ़ने की दिक्कत है या नहीं है। तो ये एक अर्ली रिकॉग्निशन होता है और बच्चे को ये चीजें बार बार कराने से इम्प्रूवमेंट इसमें होगा। बट ये चीजें तो टीचिंग स्ट्रेटेजी में आएगी, बट इसके पहले हमें बच्चे के दिक्कत का कारण ढूंढना जरूरी है जो हर बच्चे में अलग हो सकता है। तो इसलिए कोई भी बच्चे को अगर लर्निंग डिसेबिलिटी है तो वो क्यों है वो जान के हम उसके आगे के ट्रीटमेंट प्लान करते हैं। और कुछ क्वेश्चन है इसमें? Yes, we do have another question. How a first-time parent with very less knowledge about developmental skills and growth can detect the development? Okay, I'm reading here. Okay, how first-time parent very less knowledge about the development skill and growth can detect the development
Okay. Is there any guideline rule for the school by the government of India if school refuse to give admission for such a kid due to academic performance? Okay. नॉर्मली क्या होता है कि अगर फर्स्ट टाइम पेरेंट है और डेवलपमेंट का अभी तो गूगल पे तो बहुत सारी चीजें मिल जाती है कि 1 साल के बच्चे में डेवलपमेंट क्या होनी चाहिए. जैसे हम स्पीच की बात करते हैं, जैसे 1 साल में बच्चा बोलने के लिए एक वर्ड मीनिंगफुल एक वर्ड आना चाहिए, तो ये 1 साल पे होता है. 2 साल पे बच्चे को 2 वर्ड का एक सेंटेंस बनाना आना चाहिए. 3 साल पे 3 वर्ड का एक सेंटेंस बनाना आना चाहिए. 5 साल पे स्टोरी टेलिंग वगैरह होनी चाहिए. तो ये सब जो चीजें हैं ये हमें ऑनलाइन मिल जाती है कि एक साल का बच्चा कौन कौन सी चीजें करना चाहिए. जैसे 4 अलग अलग डोमेन होते हैं. जब भी हम डेवलपमेंट बोलते हैं तो एक ग्रॉस मोटर, फाइन मोटर होता है. जैसे हम बच्चा कब बैठने लगा, कब चलने लगा, बच्चा हाथ में पेंसिल कब पकड़ने लगा, कैसे पकड़ रहा है, ऐसे पकड़ रहा है या ऐसे पकड़ रहा है, तो ये ग्रिप कैसे है बच्चे की वो देखी जाती है. ये फाइन मोटर में होता है. सोशल और लैंग्वेज, जैसे मैंने आपको लैंग्वेज के अभी बताया कि बच्चा 1 साल पे क्या बोलना चाहिए, 2 साल पे क्या बोलना चाहिए, ये चीजें हमें ऑनलाइन तुरंत मिल जाती है. तो हमें सिर्फ देखना है कि ये बच्चा कहाँ पे लाई करता है. और बहुत सारे जो पीडियाट्रिशियन होते हैं उनके फाइल के पीछे भी डेवलपमेंट चार्ट होता है. एक त्रिवेंद्रम डेवलपमेंट स्क्रीनिंग टेबल होता है जो आपको ऑनलाइन मिल जाएगा, जिसमें सिर्फ आपको बच्चे की एज की लाइन पे आपको बच्चे को एक स्केल रखना है और उसमें आपका बच्चा क्या क्या कर पा रहा है वो अगर आप देखोगे तो उसमें आपका बच्चा डिले है या नहीं है वो पता चल जाएगा. और नॉर्मली जैसे स्कूलिंग और इसकी बात कर रहे हैं कि जो भी बच्चों को लर्निंग डिसेबिलिटी है उसका एक सर्टिफिकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से या फिर गवर्नमेंट जो एस्टेब्लिशमेंट है उनकी तरफ से मिलता है. जो बच्चे को 10वीं 12वीं जैसे स्कूलिंग का जैसे HSC SSC की जो एग्जाम्स होते हैं उसमें हेल्प के लिए होता है. जैसे मैंने आपको भी बताया कि जो बच्चे डिस्ग्राफिक होते हैं, जिनको बराबर से लिखने में नहीं आ पाता है, ऐसे बच्चे को टाइम लगता है. एक अगर पैराग्राफ नॉर्मल बंदा 1 मिनट में लिखता है तो इस बच्चे को 2 से 3 मिनट लगेंगे. इसलिए अगर लर्निंग डिसेबिलिटी का सर्टिफिकेशन होगा बच्चे के पास तो नॉर्मल टाइम से ज्यादा टाइम बच्चे को दिया जाता है अगर उसके पास सर्टिफिकेशन है. तो मुंबई में या फिर और भारत के और जगह पे बहुत सारे गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट लर्निंग डिसेबिलिटी का सर्टिफिकेट देती है. तो ये सर्टिफिकेशन अब अगर आपके बच्चे को दिखता है तो ये सर्टिफिकेशन उसके स्कूलिंग के लिए हेल्प हो सकता है. बट उसके साथ उसकी ट्रीटमेंट कराना और टीचिंग कराना बहुत जरूरी है, जो हमें उसके साथ कराना जरूरी पड़ेगा. नेक्स्ट क्वेश्चन. Are there specific assessments or tests used to diagnose dysgraphia? हाँ, there is a DSM-5 criteria कि कौन कौन से टेस्ट के लिए. तो एक DSM-5 क्राइटेरिया रहता है नॉर्मली. जैसे मैंने आपको अभी चीजें बताई, रेड फ्लैग्स में जो चीजें बताई कि ये चीजें अगर बच्चे को रहती है तो आपको दिखाना जरूरी है. बट ये रहा लर्निंग का प्रॉब्लम कि जैसे अभी 3 अलग अलग डोमेन में हमने बात की कि बच्चा रीड नहीं कर पाना, बच्चा लिख नहीं पाना और बच्चा मैथमेटिकल कैलकुलेशन नहीं कर पाना. तो इसका एक DSM-5 क्राइटेरिया है जिसमें अगर आपका बच्चा उन क्राइटेरिया में बैठता है तब हम उसे लर्निंग डिसेबिलिटी कहते हैं. और ये क्राइटेरिया के अनुरूप कि हमें अगर ये क्राइटेरिया है, ये चीजें है बच्चे में, तब हम उसे उसका कारण क्या वो ढूंढते हैं और उसके ट्रीटमेंट करने की कोशिश करते हैं. तो इसका है स्क्रीनिंग टूल जो बहुत सारी अलग अलग जगह पे, जैसे निमैन बैटरी करके एक स्क्रीनिंग टूल है जो बच्चों को लर्निंग डिसेबिलिटी कैसे मानी जाएगी. तो वो बहुत सारे क्वेश्चनर है, जैसे मैंने अभी आपको बहुत सारी चीजें बताई, तो वो क्वेश्चनर के डिपेंड बच्चा लर्निंग डिसेबिलिटी है या नहीं है वो पता चलता है. तो वैसे हम स्क्रीनिंग कर सकते हैं उन चीजों की. और कोई क्वेश्चन है क्या? कोई क्वेश्चन पूछना चाहता है? Yes, we do have one question. Do you have difficulty remembering the sequence of the words? Sorry, can you repeat? Hello, am I audible? Yeah. Do you have difficulty in remembering the sequence of the words? Can this be an indication? Yes, it depends on the age. नॉर्मली जो सीक्वेंस, जैसे मैंने अभी बताया कि डिस्कैल्कुलिया जो है, जो डिस्कैल्कुलिया में बहुत सारी जो चीजें होती है कि हम
नंबर को बराबर सिक्वेंशली नहीं याद कर पाते हैं। तो ये अगर सिक्वेंशली नहीं हो पा रहा है तो वो प्रॉब्लम है। अगर बच्चा नंबर को बराबर से नहीं समझ पा रहा है, जैसे 1 बड़ा है या 4 बड़ा है, 6 बड़ा या 8 बड़ा है, तो ये मैग्नीट्यूड नहीं पता कर पाना, तो ये भी दिक्कत है। सिक्वेंशली याद नहीं रख पाना, ये भी दिक्कत है। बहुत बार बेसिक जो सम्स रहते हैं, जो प्लस और माइनस, विदाउट लिखे सिर्फ मन में 2 + 1 क्या है तो 3 है, तो ये बिना लिखे अगर बच्चा नहीं बोल पा रहा, नहीं कर पा रहा है, तो ये चीजें हम इसे डिस्कैल्कुलिया कहते हैं। तो ये जब दिक्कत हम देखते हैं, नॉर्मली बहुत बार ऐसे होता है कि ये जो तीनों दिक्कतें मैंने आपको बताई, तो ये एक साथ कभी एक चीज रह सकती है, कभी एक के साथ 2 से 3 चीजें भी रह सकती है। तो इट वेरी कि बच्चे को सिर्फ एक ही दिक्कत है तो हम उसकी स्क्रीनिंग करते हैं, कोई और दिक्कत है क्या, उसके साथ और कोई सिम्टम्स है क्या, जो सिम्टम हमें लग रहे कोई बीमारी के जिससे दिखते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग हम फिर उसे वो दिक्कत है कि नहीं वो डिसाइड करते हैं। What are CBSE exemptions given to ID child? Okay. I don't know about CBSE exemption, but in SSC means in state board, this thing is given, means extra time given if requires a person, मतलब अगर वो बराबर से नहीं लिख पा रहा है तो कोई और बंदा जो लिखने के लिए राइटर दे सकते हैं। ये स्टेट बोर्ड में होता है। सीबीएसई के बारे में मुझे नहीं पता है, हम आपको जो भी ग्रुप है वहां पे आपको इस बारे में बताएंगे इस कि सीबीएसई में एग्जम्पशन है क्या। और कोई क्वेश्चन? Yes, one more I have. Are there any medications that can help with dyslexia? So, जैसे मैंने आपको बताया कि कारण क्या है उसके ऊपर हमें मेडिसिन डिसाइड होता है। नॉर्मली जैसे मैंने आपको बताया कि सबसे कॉमन कारण जो लर्निंग डिसेबिलिटी में है वो है बच्चे को एडीएचडी होना। तो एडीएचडी अगर होता है तो हम बिहेवियरल थेरेपी जब देते हैं बच्चे को, तो उसके साथ हम एक मिथाइलफेनिडेट या एम्फेटामाइन नाम का मेडिसिन चालू करते हैं। तो ये बच्चों को मतलब जो हाइपर एक्टिव बच्चे हैं, जो इम्पल्सिव बच्चे हैं, जो इनअटेंटिव बच्चे हैं, उनमें हाइपर एक्टिव कम रहने में या कंसंट्रेशन में हेल्प करता है। तो अगर हम मेडिसिन बोला जाए तो हर बीमारी के लिए एक स्पेसिफिक मेडिसिन है या फिर हर एक कारण के लिए अलग मेडिसिन है। तो कॉमन जो रीजन है उसके लिए हम मेडिसिन देते हैं। बट अगर कोई दूसरा कारण है जिसके लिए, जैसे अगर कोई दिक्कत नहीं है, एडीएचडी नहीं है, ऑटिज्म नहीं है या कोई और प्रॉब्लम नहीं है, तब हम मेडिसिन नहीं देते हैं। जस्ट हम थेरेपी करते हैं और जो शैडो टीचर है या फिर कोई जो टीचिंग स्ट्रेटेजी हम डेवलप कर सकते हैं बच्चे को अलग तरीके से, कि बच्चे को जो जो दिक्कत है उसके कारण मतलब जैसे राइटिंग में प्रॉब्लम है तो राइटिंग में क्या क्या किया जाए, तो ऐसे बच्चों को थेरेपी से हेल्प होगी, मेडिसिन नहीं देते हम। तो बहुत बार बच्चे का दिक्कत क्या है, मतलब कॉज ऑफ प्रॉब्लम क्या है, तो उसके अकॉर्डिंग हम मेडिसिन डिसाइड करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। What is sensory integration therapy and it's effective for treating dysgraphia? Sorry, what is sensory integration and It's effective for treating dysgraphia. Okay, so dysgraphia तो सेंसरी इंटीग्रेशन ये होता है कि हमारे सेंसेस जो है नॉर्मली जो डेवलपमेंटल इशू रहते हैं जिसमें हम सेंसरी इंटीग्रेशन करते हैं। अभी डिस्ग्राफिया जो है, तो डिस्ग्राफिया नॉर्मली क्यों होता है कि इसमें कुछ लिखने में दिक्कत होना। तो जो ये एक फाइन मोटर प्रॉब्लम है, फाइन मोटर एक सेंस है। तो अगर जिन बच्चों का सेंसरी प्रॉब्लम में फाइन मोटर का इशू है तो हम उनमें सेंसरी इंटीग्रेशन करते हैं। तो सेंसरी इंटीग्रेशन ये अलग अलग सेंसेस का इंटीग्रेशन है। जैसे हियरिंग एक सेंस है, विजन एक सेंस है, स्पेशल ऑर्गेनाइजेशन एक सेंस है। मतलब स्पेस में हमारा, जैसे स्पेस मतलब कि हम अगर खड़े हैं तो आंख बंद करने के बाद भी हमें पता है कि हम खड़े हैं, आंख बंद करने के बाद भी हमें पता है हम बैठे हैं। तो ये स्पेस का रिकॉग्निशन होना, ये हमारे ब्रेन के एक भाग से आता है। तो ये भी एक सेंस है। तो इन सब सेंसेस का जिस दिक्कत में, जिस प्रॉब्लम में, जैसे ऑटिज्म एक दिक्कत है, इस दिक्कत में ये सेंसेस
हाइपो फंक्शनिंग होती है या बहुत ज्यादा फंक्शनिंग होती है। तो इन चीजों को कम करने के लिए, अगर हाइपो फंक्शनिंग है तो इम्प्रूव करने के लिए, या हाइपर फंक्शनिंग है तो कम करने के लिए हमें सेंसरी इंटीग्रेशन करना पड़ता है। तो अलग अलग सेंसेस को, जैसे टच एक सेंस है, तो बहुत बार ऑटिज्म के जो बच्चे रहते हैं उनमें अलग अलग टेक्सचर या टाइप के फूड नहीं हम ट्राई कर सकते, उन्हें एक ही टेक्सचर पसंद होता है। तो वो चेंज करना, वो अलग अलग प्रकार के टीथर यूज करना, ओरल प्लेसमेंट थेरेपी करना, अगर ये हम करते हैं तो वो हम जो टच वाली सेंस है उसको इंटीग्रेट कर रहे हैं। तो अलग अलग जो सेंसेस है हमें उसे इंटीग्रेट करने के लिए ऑक्यूपेशन थेरेपी, बिहेवियरल थेरेपी और ओपीटी जिसे हम स्पीच थेरेपी कहते हैं, तो ये चीजों से बच्चों को सेंसरी इंटीग्रेशन किया जाता है। तो ये हेल्प करता है डिस्ग्राफिया में अगर बच्चे को फाइन मोटर का इशू है तो। Okay, next question we have, can these problems lead to other personality disorders for children in their adulthood? Okay, so अगर ये प्रॉब्लम है तो इसके वजह से कोई पर्सनालिटी डिसऑर्डर नहीं होगा, कुछ पर्सनालिटी डिसऑर्डर या कुछ इश्यूज रहेगा जिसके वजह से ये प्रॉब्लम है। जैसे हम कोई चीज समझ पा रहे क्यों नहीं है, या हम कोई चीज के बारे में कर क्यों नहीं पा रहे हैं, ये हमारे प्रॉब्लम की वजह से। जैसे मैंने अभी भी कहा कि ये सब दिक्कतें जो है, ये दिक्कतों का कुछ ना कुछ कारण होता है। बहुत बार, कुछ बार नहीं मिलती है ये चीजें, बट जो कारण है वो हमें ठीक करना है। जैसे अगर इसका कोई कारण है, ADHD है, ऑटिज्म है, अगर वो हम ठीक करेंगे तो बच्चा ठीक होगा। इस दिक्कत की वजह से कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है, कोई तो प्रॉब्लम हो रही है, उस वजह से ये दिक्कतें हो रही है। तो आगे जाके लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, बट अगर वो ट्रीट नहीं किया तो वो चीज कंटिन्यू रहेगी। जैसे अगर समझो किसी को फैमिली इशू की वजह से, डिप्रेशन की वजह से या ADHD की वजह से LD है, लर्निंग डिसेबिलिटी है, बट हमने उसे ठीक नहीं किया, हमने उसे बराबर से कोपिंग मैकेनिज्म नहीं सिखाया, हमने उसे टीचिंग के बारे में कोई एड ऑन चीजें नहीं बताई, तो वो चीजें कंटिन्यू रहेगी, वो नई चीज समझ पाएगा या कर पाएगा। बट ऐसे नहीं कि वो चीज, मतलब कोई बीमारी के वजह से LD हो रहा है, LD के वजह से कोई बीमारी नहीं हो रही है। तो अगर भी जो भी चीज LD के वजह से जो भी, मतलब जो भी कारण है उसे हमें ठीक करना है, जो आगे जाके नहीं रहेगा कंटिन्यू। So next we have some senior educators say disability can never be fully treated. Is it true or depends on the degree too? Okay. तो डिसेबिलिटी क्या है उसके ऊपर है। जैसे ये बहुत बार बहुत ही डाइसी क्वेश्चन है ये, कि कोई भी चीज कितनी पूरी ठीक हो सकती है। जैसे अभी जो डिसेबिलिटी रहती है, जैसे हम सोचे कि बच्चे को डिस्ग्राफिया, डिस्कैल्कुलिया है, तो उसका अगर रीजन ADHD है, तो ADHD को हम ठीक करते हैं तो बच्चा 90 to 80% इम्प्रूव हो जाता है, जो भी हम थेरेपी करेंगे। तो जो 10% है उससे उसके लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, या कोई चीज करने में उसे दिक्कत नहीं होगी। तो डिसेबिलिटी, मोस्ट ऑफ द डिसेबिलिटी अच्छी तरीके से ठीक की जाती है, हाँ, बट वो डिग्री पे भी डिपेंड होती है। अगर बच्चे को सीवियर ये दिक्कत होगी तो हम उन बच्चों को थोड़ा कम, मतलब इम्प्रूवमेंट के लिए सोचते हैं कि अगर बच्चे को बहुत ज्यादा दिक्कत है तो वो बच्चे बाकी बच्चों से उतना ज्यादा इम्प्रूव नहीं हो पाएंगे। तो डिग्री मैटर करती है, बट हम ये हर बच्चे के लिए कोई चीज लेके नहीं चल सकते। हर बच्चा इम्प्रूव हो सकता है बराबर से थेरेपी और ये करने से, बट कितना इम्प्रूव होगा वो बहुत सारी चीजों पे डिपेंड होता है। बच्चे की ग्रास्पिंग पावर, या जो भी चीज बताई जाती है, जो भी थेरेपी की जाती है, उसका रिपीटेशन कितना हो रहा है, उसका बराबर से चीजें कितनी बार की जा रही है, उसके ऊपर वो डिपेंड होता है। तो बहुत बार हम बहुत अच्छी तरीके इम्प्रूवमेंट कर पाते हैं, बट कुछ बच्चों में जिसमें ज्यादा सीवियर डिफिकल्टी होती है उनमें दिक्कत आती है, तो वो बात है। Any other question? Yes, I do have one question received. Okay. So that is, what type of accommodations can be made in the classroom or workplace to support someone with dyslexia? Okay. So normally if someone is having dyslexia, so we need to treat that problem. What is the organic problem? First of all that thing. Then in classroom, a teacher needs to give cues कि अगर कोई वर्ड नहीं हो पा रहा है, तो नॉर्मली क्या होता है डिसलेक्सिया में, फोनिंग नहीं बन पाते, मतलब कोई वर्ड का कोई साउंड है तो वो साउंड बच्चा पिकअप नहीं कर पा रहा है, तो वो चीज को कैसे इम्प्रूव किया जाए, जिसके लिए
क्यू देना जरूरी होता है। टीचिंग स्ट्रेटेजी में नॉर्मली हम क्यूइंग कहते हैं कि जिसमें अगर समझो एक वर्ड पढ़ने में दिक्कत आ रही है तो उसे हम बच्चे को बता देते हैं और फिर से वही चीज करने के लिए कहते हैं, जिससे बच्चों को इम्प्रूवमेंट होने की मतलब उससे इम्प्रूवमेंट होता है। तो क्लास में स्पेसिफिकली ऐसे कुछ स्पेसिफिक करने की जरूरत नहीं होती है, जस्ट उसका जो प्रॉब्लम रिकॉग्निशन है वो इम्पोर्टेंट होता है। प्रॉब्लम रिकॉग्निशन के साथ बच्चा वो चीजें क्यों नहीं कर पा रहा है वो कारण समझना जरूरी है। अगर कारण को हम ठीक करते हैं तो हम टीचिंग स्ट्रेटजी से जैसे बच्चे को बाकी बच्चों से अलग से ध्यान देना जरूरी होता है उनके कोपिंग स्ट्रेटजी के लिए। जैसे अगर कोई हम वर्ड सिखा रहे हैं तो बाकी बच्चों को 1 या 2 बार लगेगा, बट इन बच्चों को बहुत बार इन चीजों को करना पड़ेगा और वही चीजें घर पे ज्यादा रिपीट होना जरूरी है, क्योंकि 1 या 2 बार से ये दिक्कत ठीक नहीं होती है। तो इसके लिए मल्टीपल टाइम्स एफर्ट करने होते हैं और बहुत बार पीयर सपोर्ट वगैरह भी बहुत जरूरी होता है कि बाकी बच्चों के साथ उन्हें आइसोलेशन फील नहीं होने देना है इन चीजों के लिए। तो उसका नॉर्मलाइजेशन होना क्लास में बहुत जरूरी है। तो ये चीजें नॉर्मली की जाती है क्लासरूम के लिए। Okay, next we have, thank you sir, but all the parents cannot afford all therapies like OT or special education session. How can we help that child? नॉर्मली तो जैसे अभी डिस्ग्राफिया डिस्कैल्कुलिया है या फिर डिसलेक्सिया है तो हमें नॉर्मली ये चीजें घर से ज्यादा क्लास में बहुत ज्यादा इम्प्रूव, मतलब स्पेशल एजुकेटर जो रहते हैं या फिर टीचिंग स्ट्रेटजी रहती है तो ये वहां पे ज्यादा। जैसे अभी किसी बच्चे को लिखने में प्रॉब्लम है, बोर्ड से कॉपी करने में प्रॉब्लम है, तो बाकी बच्चों से इनमें ज्यादा ध्यान देना जरूरी है। अदर देन जैसे अगर थेरेपी भी नहीं ले पाता है बच्चा इस दिक्कत के लिए, बट अगर बच्चा इस चीज से मतलब इसका कारण क्या है वो अगर ढूंढ लेते हैं हम, एक बेसिक चीज पता चल जाए कि ये जो दिक्कत है उसे तो ये इस वजह से है, तो उसकी जो भी ट्रीटमेंट कराते हैं वो ट्रीटमेंट होना जरूरी है। थेरेपी उसके साथ होगी तो बहुत ज्यादा अच्छा है, बट अगर नहीं हो पा रही है तो हमें कारण जानना जरूरी है। उसके साथ हमें उसके जो टीचर्स है उनके साथ डिस्कशन करना जरूरी है कि अगर हमारे ये बच्चे को नहीं हो रहा है तो हम इसके लिए क्या क्या घर पे किया जा सकता है। तो जो भी जैसे अभी मैंने पेंसिल होल्डिंग चीज बताई कि अगर बच्चे को डिस्ग्राफिया है क्योंकि उसका फाइन मोटर इशू है तो नॉर्मली बड़े पेंसिल से, क्योंकि नॉर्मली जिन बच्चों को फाइन मोटर इशू होता है वो 2 उंगलियों में पेन नहीं पकड़ पाते या पेंसिल नहीं पकड़ पाते तो वो बराबर लिख नहीं पाएंगे। तो ये ऐसे पकड़ के जो लिखना होता है उससे वो ग्रिप नहीं आता है, तो इसलिए हमें नॉर्मली पहले बड़ी पेंसिल लेनी होती है या बड़ा जो मार्कर रहता है वो देना होता है, फिर उसके बाद में वो कम साइज का देना होता है। तो ये जो ये थेरेपी है बट वो टीचर्स के थ्रू होती है। तो टीचिंग स्ट्रेटेजी और उसका कारण ढूंढना ये 2 इम्पोर्टेंट चीज है अगर आप उसको थेरेपी नहीं दे पा रहे। बट ये दिक्कतें ऐसी है इनमें थेरेपी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर इन चीजों में कोई अनअफोर्डिंग है तो बहुत सारे गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट है जहाँ पे ऑक्यूपेशन थेरेपी और ये चीजें होती है, तो आप वहाँ पे इन चीजों की ट्रीटमेंट करा सकते हैं जो बच्चे के डेवलपमेंट के लिए हेल्प करेगा। Thank you, doctor. Next we have, what is the impact of dysgraphia on self-esteem and how can it be addressed? नॉर्मली जो एज के मतलब अराउंड मिड स्कूल के जो बच्चे होते हैं, मिडिल स्कूल या इससे छोटे, तो उनमें ये दिक्कतें नहीं होती है, जो हायर स्कूल होते हैं उनमें होती है। तो इसके लिए जो भी दिक्कतें होती है सेल्फ एस्टीम वगैरह की जो दिक्कतें होती है उसके लिए एड्रेस करने के लिए नॉर्मली हम इन चीज़ों को जितना भी मतलब जैसे इन चीज़ों को कैसे इम्प्रूव किया जाए, तो बहुत बार जैसे मैंने आपको बताया कि लिखने की जो प्रैक्टिस होती है, जैसे जो लाइन बुक रहते हैं जो 3 लाइनर 4 लाइनर जो बुक रहते हैं तो उनमें हमें प्रैक्टिस करना जरूरी है जिससे ये चीज़ इम्प्रूव हो। और बहुत बार ये चीज़ें इम्प्रूव नहीं होती है तो हमें इन चीज़ों को मतलब के बेसिक चीज़ होती है, जैसे बहुत बार इन बच्चों में जो डिस्ग्राफिया वाले बच्चे हैं वो स्पेसिंग नहीं कर पाते हैं और साइज ऑफ वर्ड बराबर नहीं मेंटेन कर पाते। तो ये जितना उनसे प्रैक्टिस किया जाएगा उतना उनको हेल्प होगी। और जब भी सेल्फ स्टीम या फिर डिप्रेशन या कोई और दिक्कतें इसके रिलेटेड होती है तो काउंसलिंग आपके न्यूरोलॉजिस्ट से या फिर आपके जो भी साइकियाट्रिस्ट है उनसे काउंसलिंग इस बारे में लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि सेल्फ स्टीम इससे कम होने की कोई इसमें ये नहीं है, ये नॉर्मल डेवलपमेंटल प्रॉब्लम है। जो भी जैसे भी मैंने अभी कहा कि डिस्कैल्कुलिया के बच्चे होते हैं
तो अगर वो बचपन में समझो 5 साल पे उन्हें ये दिक्कत है, तो वो बाकी से सिर्फ 2 साल पीछे रह सकते हैं। वो उसका मतलब ये नहीं कि वो 5 साल पे ही रुक गए, उनका जो मैथमेटिकल डोमेन है वो वहां पे रुक गया, ऐसे नहीं। वो बाकी बच्चों से स्लो है, तो सिर्फ वो स्लोनेस है, बाकी ऐसे नहीं कि वो बच्चा वहां पे रुक गया, वही चीज कर पा रहा है। तो ये चीज ऐसे नहीं होती है। तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इम्प्रूव होती है। अगर आप उसे बराबर से ठीक करते हो या बराबर से थेरेपी देते हो तो इट विल इम्प्रूव फास्ट। Okay. Next we have, can early intervention help prevent or mitigate these conditions? Yes, it helps. नॉर्मली अर्ली इंटरवेंशन हम हर चीजों में करते हैं, जो जैसे मैंने अभी बहुत सारे रीजन बताए, जिनमें अगर अर्ली इंटरवेंशन होता है तो हमें कारण पता चल जाता है। जिनमें हमें कारण पता है तो फिर हम उनके जो भी जैसे हैंड होल्डिंग या फिर पेंसिल होल्डिंग, इन चीजों पे बहुत जल्दी ध्यान दे सकते हैं। तो जितना जल्दी और जितना अच्छी तरीके से उनको टैकल किया गया है, उनको उस बारे में ट्रीटमेंट दी गई या थेरेपी दी गई, तो उतना अच्छा होता है, बच्चा इंप्रूव होता है। तो बहुत बार कारण पे डिपेंड है, और बहुत बार अगर आप उस चीज को बहुत अच्छे तरीके से अर्ली ये करते हो, अर्ली रिकॉग्नाइज करते हो, अर्ली ट्रीटमेंट करते हो, तो बहुत बहुत ज्यादा बच्चे में इंप्रूवमेंट होती है, जो आगे जाके उसको स्कूल प्रॉब्लम या फिर पुअर एकेडमिक इशू नहीं होता है। Got it. Next we have one is, how do these conditions affect daily life beyond academics? नॉर्मली क्या होता है, ये जो दिक्कतें है ये बेसिकली हमारा जो फ्रंटल ब्रेन है, जो हमारा ब्रेन का जो फ्रंट वाला पार्ट है, वहाँ पे एग्जीक्यूटिव फंक्शन होता है। मतलब हम रहे कैसे, हम चले कैसे, हम सोचे कैसे, मतलब जो हमारा एग्जीक्यूटिव फंक्शन है वो वहां से जनरेट होता है। तो बहुत बार ये एरिया में दिक्कत होने के कारण हमें ये सारी चीजें हो सकती है। तो जिन लोगों को एग्जीक्यूटिव फंक्शन का प्रॉब्लम है, वो डे टू डे लाइफ में भी बहुत सारी दिक्कतें होती है। जैसे ADHD, अगर आप 12 साल, 15 साल, 18, 20 साल होते होगे, या फिर आप एडोलसेंट से अडल्ट एज ग्रुप में जा रहे होगे, तो बहुत बार आप चीजों को ऑर्गेनाइज बराबर से ढंग से, जैसे डिस्ग्राफिया में बच्चा एक टाइम में अगर उसको 1 घंटा दिया है एक पैराग्राफ लिखने के लिए, वो बराबर से लिख नहीं पा रहा। आगे जाके ये जो टाइमिंग है, टाइम फ्रेमिंग में मैनेजमेंट करना है, ये नहीं हो पाता, तो ये दिक्कत होती है। दूसरी बात, चीजें भूलना। अगर वर्किंग मेमोरी प्रॉपर नहीं है तो चीजें भूलने की आदत रहती है। तो जितनी चीजें भूलेगी उतना हमारे काम पे या हमारे वर्किंग एटिकेट्स पे प्रॉब्लम होगा। तो ये चीजें जो है आगे जाके प्रॉब्लम देती है आगे के लाइफ फूड में। तो जब भी ये दिक्कत होती है तो उसका कारण ढूंढ के उसे ठीक करना जरूरी है, क्योंकि आगे जाके ये प्रॉब्लम कुछ और तरीके से हमें फेस करनी पड़ती है। जैसे ADHD में बहुत बार जो जिसको दिक्कत है वो एक जगह बैठ नहीं पाएगा, कंसंट्रेशन नहीं कर पाएगा। द मेन थिंग इज इसके वजह से अगर कंसंट्रेशन नहीं कर पाए तो कोई चीज समझ नहीं पाएगा और उसे बराबर से बता नहीं पाएगा या उसको बराबर से अपने लाइफ में यूज नहीं कर पाएगा। तो ये दिक्कत ठीक होना बहुत जरूरी है, नहीं तो आगे के लाइफ में बहुत सारी दिक्कतें होती है इसके वजह से। Got it. Any other questions from anyone? Okay, there is no other question. No? Yeah, we do have one. Is it affect on memory? Yes, एक्चुअली मेमोरी, वर्किंग मेमोरी, जैसे मैंने बताया कि ये तीनों चीजों में वर्किंग मेमोरी लगती है। ब्रेन का एक जो डिवीजन होता है जिसे हमें हिप्पोकैम्पस कहते हैं, तो उस जगह से वर्किंग मेमोरी, और बहुत बार फ्रंटल जो लोब रहता है हमारा ब्रेन का आगे का हिस्सा जो रहता है, ये दोनों चीजें डिसाइड करती है कि बच्चे की मेमोरी क्या रहेगी। बहुत बार जैसे अभी मैंने बताया कि डिसलेक्सिया का मतलब होता है कि रीड नहीं कर पाना। तो रीड नहीं कर पाना क्यों? क्योंकि मेमोरी बराबर से नहीं है। जो एक वर्ड का एक साउंड होता है, हर एक वर्ड का एक साउंड होता है, तो वो साउंड हम अगर बराबर से बच्चे के दिमाग में नहीं बैठा पाए, या फिर बच्चा वो बराबर कोप अप नहीं कर पाए, या बच्चा उस चीज को याद नहीं रख पाए, तो आगे जाकर उसको रिप्रोड्यूस नहीं कर पाएगा उस वर्ड को, या उस वर्ड को नहीं समझ पाएगा।
तो वर्किंग मेमोरी इज मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इन ऑल 3 प्रॉब्लम्स। तो मेमोरी अच्छी होना इन तीनों के लिए बहुत जरूरी है। अगर ये रहती है तो बहुत बार ये दिक्कतें नहीं रहती है। तो मेमोरी इज इम्पोर्टेंट फॉर ऑल दिस 3 प्रॉब्लम। Any other question? No, there are no questions. Anyone else? Okay. Thank you for attending this session. तो एक क्वेश्चन, हेलो Yes, हाँ, ma'am. बोलिए। सर, ये क्वेश्चन जैसे आप बोल रहे हैं कि बच्चा रीड नहीं कर पा रहा है, और अगर बच्चा रीड कर ले रहा है पर वो क्या वो पढ़ रहा है वो उसको समझ में नहीं आ रहा है, लाइक तो- कुछ भी पढ़ रहा था, कैट सेट ऑन द मैट, तो उसको ये भी नहीं समझ में आ रहा है कि कैट जो है मतलब मैट पर बैठी हुई है, पर वो ये प्रॉब्लम इसके अंदर आती है क्या, डिस्लेक्सिया के अंदर? हाँ, तो वो पढ़ पा रहा है बट समझ नहीं पा रहा है। तो मतलब जो पढ़ पा रहा है उसे प्रोसेस नहीं कर पा रहा है। तो प्रोसेस नहीं कर पा रहा है इसका मतलब अटेंशन नहीं है। तो अटेंशन अगर नहीं है तो ऐसे बच्चे में हम ADHD या और प्रॉब्लम है क्या देखते हैं। तो नॉर्मली अगर कोई चीज पढ़ पा रहा है तो वो नॉमिनल पढ़ पा रहा है बट उसे समझ नहीं पा रहा है। तो ये समझ नहीं पा रहा है मतलब दिक्कत है। जो भी पढ़ पा रहा है वो नॉर्मली पढ़ने के बाद, जैसे मैंने बोला कि वर्किंग मेमोरी में स्टोर होता है और बाद में वो रिप्रोड्यूस होता है कि ये चीज क्या हुई थी। वो रिप्रोड्यूस नहीं कर पाना या नहीं बता पाना या नहीं समझ पाना, इसका मतलब वो चीज को नहीं बराबर से पिकअप कर पा रहा। और सर जैसे कि अभी उसका ये भी है कि स्पीच आ चुकी है पर कम्युनिकेशन नहीं आ रही है, बहुत कुछ ट्राई करके देख लिया, बहुत कुछ किया, बहुत थेरेपीज करी, पर अभी तक वो प्रॉब्लम नहीं आ पाई कि सॉल्व हो गई हो मेरी। करंट एज क्या है? सर 8 इयर्स। 8 इयर्स, ओके। तो पूरा असेसमेंट करना पड़ेगा जो आप चीजें बोल रहे हैं। तो सोशल, स्पीच और बिहेवियरल इश्यूज, इन तीनों चीजों में हमें असेसमेंट करना पड़ेगा। ये असेसमेंट के बेसिस पे बच्चे को कौन कौन से डोमेन में कितना इशू है उसके अकॉर्डिंगली फिर क्या कर सकते हैं उसके बारे में बता पाएंगे। क्योंकि अगर समझो स्पीच आ गया है ऐसे आप कह रहे हैं और सोशलाइजेशन नहीं है तो हमें बिहेवियरल इशू भी देखना पड़ेगा। अगर बिहेवियरल इश्यूज है तो बहुत बार सोशलाइजेशन नहीं आ पाता है। ओके। और सर जैसे आपने बोला कि वो मैथ्स सब कर लेता है बट उसकी कम्युनिकेशन नहीं, वो एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, मेमोरी शार्प है। हाँ, और 20 तक टेबल्स सब लर्न कर लेता है, बट वही है कि लैंग्वेज नहीं है तो वो एक्सप्रेस नहीं कर पाता। बस एज अ मदर, एज अ फादर मुझे पता है कि उसको याद है ये सब। बहुत बार ये ऐसी चीजें ऑटिज्म में होती है कि ऑटिज्म में मेमोरी बहुत शार्प होती है। बट जैसे अभी अगर उनको बोला गया कि 20 का पहाड़ा रटो तो 20 का पहाड़ा रटेंगे। बट जब हमें चाहिए, जैसे हमने कहा कि अभी बोलो 20 का पहाड़ा बोलो, तो 20 का पहाड़ा नहीं बोलेगा, भले उसको पता होगा। तो वो कोई तो अलग टाइम पे बोलेगा जब उसका मन करेगा। तो ये चीज सोशलाइजेशन का इशू है। तो इसलिए एक बार पूरा असेसमेंट जरूरी है कि आगे हम क्या क्या कर सकते हैं इसके लिए। तो सर ये इसके लिए क्या मेडिकेशन का रहेगा कि थेरेपी का ही? थेरेपी रहेगा, बट वो डोमेन क्या है उसके ऊपर कि क्या क्या दिक्कत है उसे, तो उसके अकॉर्डिंग मेडिसिन की जरूरत है या सिर्फ थेरेपी की जरूरत है या दोनों की जरूरत है, उसके ऊपर डिसाइड होगा। ओके, ठीक है सर, थैंक यू। हेलो हाँ। मैं युवराज की मम्मी बोल रही हूँ। हाँ बोलिए। मैम सर इसका ये इशू है कि मतलब पेरेंट्स का बात ही नहीं सुनता है, फर्स्ट पॉइंट। हाँ। और सेकंड पॉइंट है ना कि मतलब जब पढ़ने के लिए बोलो तो बैठेगा मगर पढ़ाई नहीं करता है। गुस्सा बहुत करता है ना? हाँ जी, गुस्सा बहुत करता है। गुस्सा तो बहुत रहता है उसके अंदर, चिड़चिड़ापन ये बहुत है। हाँ, तो ये चीजें जो रहती है ये इमोशनल क्वाड्रेंट में रहती है या बिहेवियरल इश्यूज में रहती है। तो बच्चे को असेसमेंट के बाद बिहेवियरल इश्यूज की जरूरत पड़ेगी, मतलब बिहेवियरल थेरेपी की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि ये बिहेवियरल इश्यूज है। तो बिहेवियरल थेरेपी से इसका इम्प्रूवमेंट होगा। उसके साथ उसे और कोई दिक्कत है क्या, फिर उसका एनालिसिस भी करना पड़ेगा। सर ये मतलब ये बस जिद्दी बहुत है और मतलब बात नहीं सुनना, बात सुनने लगे तो पढ़ना ऑटोमेटिक आने लगेगा। बात ही नॉर्मली ये होता है 10 या 11 उम्र के बाद में। तो इन मतलब इस साल के बाद में जैसे बच्चा अडोल्सन एज ग्रुप में जाता है तब ये चीजें होती है। तो ये चीजें बिहेवियरल इशू कहते हैं इसे। तो बिहेवियरल इश्यूज के लिए हमें बिहेवियरल थेरेपी करना होता है। तो बच्चे को पूरा असेस किया जाएगा, उसके अकॉर्डिंग सिर्फ उसे असेसमेंट की जरूरत, मतलब उसे सिर्फ बिहेवियरल थेरेपी की जरूरत है या उसके अलावा और कुछ करना पड़ेगा क्या, वो देखना पड़ेगा।
बट ये जो आप बोल रहे हो वो बिहेवियरल इश्यूज है, जिसके लिए हमें बिहेवियरल थेरेपी देनी पड़ेगी। ओके, बट मुझे तो थोड़ा बात सुनना चाहिए ना, थोड़ा भी बात नहीं सुनता है। और ये मतलब 5 ईयर का समथिंग था कि 5 ईयर का था, 4.5 ईयर का था, तभी गिर गया था। बट वो हमने डॉक्टर को दिखाया, सर्जन डॉक्टर को। वास्तविक इतने पुराने चीज का ऐसे नए से नहीं होता है। 5 साल पे अगर हुआ होता है तो उस टाइम पे दिक्कत होगी, बट इसलिए मैंने कहा आपको कि अगर आपको इस बारे में ट्रीटमेंट लेनी है या इस बारे में कुछ इम्प्रूवमेंट करना है तो बच्चे को पूरा दिखाना जरूरी है। जैसे असेसमेंट के बाद में बच्चे को सिर्फ बिहेवियरल इश्यूज है, मतलब जो आप बोल रहे हैं वही चीजें हैं क्या, उसके अलावा और कुछ है, तो वो सब देखने के बाद बच्चे को थेरेपी क्या देनी है उसके बाद में आपको बता सकते हैं। तो इसका चेकअप इसके फादर ने करा दिया, बहुत डीपली डिप्रेशन में चले गए। ये मतलब मम्मी का बात नहीं सुनता है, मेरा बात नहीं सुनता है, तो शायद गिर गया, तो उस वजह से तो नहीं हो गया। नहीं, गिरने की वजह से नहीं होता है वैसे तो, मतलब कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, सब ओके है, एमआरआई भी निकाल दिया। तो वही मैंने आपको बोला कि गिरने की वजह से प्रॉब्लम नहीं है। तो अभी जो आप बोल रहे हो शायद उसके लिए हमें बिहेवियरल थेरेपी देनी होगी, बट आपका जो भी नियरेस्ट सेंटर है वहाँ पे आपको दिखा के इसके आगे की ट्रीटमेंट क्या कर सकते हैं उसको आपको बता पाएंगे। सर कहाँ पे आपके यहाँ कहाँ आ सकते हैं? ओके, आपको मैसेज कर दिया जाएगा। ओके मैम आपका कॉन्टैक्ट नंबर प्लीज कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए, हमारी टीम में से मेंबर आपको कॉल कर देंगे। ओके फाइन। So yeah, we have 3 more questions. ये क्या बोलते हैं, राजीव गांधी के नियर बाय अपोजिट में रहती हूँ, एसोल आर्मी क्वार्टर। ठीक है, आप नंबर डाल लीजिए फिर आपसे कांटेक्ट कर लेंगे। ओके सर, थैंक यू, फाइन। हेलो। हाँ बोलिए। हेलो। हाँ बोलिए। हाँ सर, कभी पता चल व्हाट इज द एक्चुअल एज टू नो दैट कौन सा लर्निंग डिसेबिलिटी है बच्चे में, और कब पता चलता है, राइट? व्हाट इज द एक्चुअल एज? ओके, नॉर्मली जैसे अभी अभी क्वेश्चन आया था कि डेवलपमेंटल डिले है क्या या चीजें बराबर से, तो बेसिकली स्कूलिंग होने के पहले जैसे हम जूनियर केजी सीनियर केजी भेजते हैं तो उसके पहले जो भी चीजें हैं, जैसे बच्चा बराबर से बोल पा रहा है क्या, चल पा रहा है क्या, उसके एज अप्रोप्रिएट चीजें हो रही है क्या, वो हमें चेक करना है पहले। अगर उसमें कोई दिक्कत नहीं रहेगी तो जैसे स्कूलिंग होता रहता है वैसे हमें चीजें इंडिविजुअली पता चलती है कि बच्चा एक जगह से बैठ पा रहा है क्या, बच्चा चीजें समझ पा रहा है क्या, राइम बोल पा रहा है क्या, एक वर्ड बोल पा रहा है क्या, वो डेवलपमेंट हम देखते हैं, उसके अकॉर्डिंग फिर डिसाइड करते हैं। सर बच्चा है ना, सब कुछ समझ रहा है, 1 वर्ड बोल रहा है, अगर बोर्ड रीड करने को बोला तो साथ में हम हमारे साथ रीड करेगा, पर आप जैसे आपने अभी एक सेंटेंस समझाया ना, वो सेंटेंस पढ़ रहा है पर वो बोलते ना इम्प्लीमेंट नहीं कर पा। जैसे अभी एक जन ने पूछा था, वो रीड कर रहा है पर वो उसे समझ में ना ये दैट इज ऑन द मैट है, तो आप कैसे एनालिसिस कर सकते थे वो उसको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, जैसे चैट इज ऑन द मैट। करंट एज क्या है? 7 years 7 month ना 7 years एक्चुअल 7 years। ओके, 7 years and 2 months। कितने वर्ड्स बोल पाता है, सब चीजें बोल पाता है? सर 2 वर्ड्स बोल पाता है, जैसे खाना दो, पानी दो, स्कूल जाना है, मतलब ऐसे बोल पा रहा, मतलब हाँ स्पीच डिले था सर। थेरेपी ले रहे हैं क्या? स्पीच थेरेपी, ऑक्यूपेशनल थेरेपी ले रहे हैं क्या? हाँ सर, स्पीच थेरेपी और बिहेवियर थेरेपी चालू है उसका। तो ये चीजें चालू रहेगी नॉर्मली। जैसे मैंने पहले भी एक क्वेश्चन का आंसर देते हुए बताया कि अगर 4 साल के बच्चे को ऑटिज्म है और 4 साल के बच्चे को ऑटिज्म नहीं है तो हम दोनों को एक लेवल पे नहीं देख सकते। तो पहला इस बच्चे में हमें ठीक करना है कि इसका वर्ड वोकैबुलरी बढ़ाना है, फिर वर्ड वोकैबुलरी के बाद जैसे बहुत जो आप बोल रहे हो कि उसे वो चीज पता है बट हम बोलने के बाद वो बोलता नहीं है, ऐसे बोल रहे थे। हाँ सर। हाँ सर, हाँ। सोशलाइजेशन का प्रॉब्लम है कि उन्हें चीजें पता है बट वो जब आप बोलोगे तब नहीं बोलेंगे, तो वो सोशलाइजेशन का इश्यू है जो थेरेपी से इम्प्रूव होता है, जो बिहेवियरल थेरेपी वगैरह हम देते हैं ना, तो सर वो पेंसिल दिया तो पेंसिल पकड़ेगा पर वो ना लिखेगा नहीं, वो सिर्फ स्टिबलिंग करेगा, क्रेयॉन से सिर्फ स्टिबलिंग करेगा, लिखेगा नहीं, या ड्राइंग करेंगे तो पूरा ड्राइंग नहीं करेगा। तो ये कौन सा लर्निंग डिसेबिलिटीज में कौन से
में आ सकता है? हाँ, तो ये होता है कि बच्चे को फाइन मोटर इश्यू है, तो फाइन Okay. मोटर इश्यू इस दिक्कत में होते हैं जो डिस्ग्राफिया में, मतलब उनमें डिस्ग्राफिया हो सकता है, बट पहले उनके फाइन मोटर इश्यू ठीक करने हैं, पहले सोशलाइजेशन ठीक करना है, उसके बाद में हम उनके पढ़ाई लिखाई के बाद में बात कर सकते हैं। ओके, ठीक है, हाँ सर, थैंक यू सर। ओके। We have two more questions left from the comment box. Okay. One thing is it lack of orthographic processing? Okay, this is lack of Orthographic processing. नो, एक्चुअली ये किसी प्रकार का ऑर्थोग्राफिक प्रोसेसिंग का इशू नहीं है। ये नॉर्मली ब्रेन के जो भी मतलब अलग अलग एग्जीक्यूटिव फंक्शनिंग, मेमोरी फंक्शनिंग, इन चीजों में दिक्कत होने की वजह से या डिसबैलेंस या डेवलपमेंटल डिले होने की वजह से होता है, बाकी चीजों की वजह से नहीं होता। The next question we have, please sir, any strategies for reading? जैसे मैंने अभी बताया कि जैसे स्कूल में उनको अलग से अटेंशन देना बहुत जरूरी है, क्यूज बताना जरूरी है कि अगर कोई वर्ड नहीं बता पा रहे, और हर वर्ड का फोनीम जो होता है, एक साउंड जो होता है, वो बच्चे को कैसे समझाया जाए। जैसे मम्मा, तो ये जो वर्ड है वो कैसे याद रहेगा, तो कितनी बार बोलना पड़ेगा, या कोई चीज अगर बराबर से प्रोनाउंस नहीं कर पा रहे, जो कोई चीज बराबर से समझ नहीं पा रहे कि ये वर्ड क्या है, तो उसको मल्टीपल टाइम रिपीट करना, ये टीचिंग स्ट्रेटेजी में आता है। तो टीचर ये चीजें करती है। तो रीडिंग में हम नॉर्मली एक तो रीजन ढूंढ के रीजन ट्रीट करने की कोशिश करते हैं, और उसको थेरेपी में हम टीचिंग स्ट्रेटेजी करते हैं, जिसमें अलग अलग चीजें की जाती है बच्चे को, जो टीचर करता है नॉर्मली। Any other question? Okay. So we completed with our session now, or do we have any question left? Anyone has any queries? Okay. So we can close this session. So thank you all of you for joining this session on learning disability. So for any help you can contact here, or give your contact number here, and we will address with that. अगर कोई दिक्कत रहती तो उसके बारे में बताइएगा। बाकी thank you all. We are ending this. Thank you so much. Thank you. Thank you everyone.